Hello guys, welcome to our YouTube channel which is Clear Tech with Arsha, and today we are going to start second chapter which is algorithms within machine learning for data science. So talking about graphs, so a graph is a non-linear data structure consisting of a set of vertices and edges, where vertices represents object and edges represents the relationships between them. तो मेनली ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मेनली जिसमें वर्टाइसेस और एजेस से मिलकर बना होता है वो, जहाँ पे वर्टाइसेस जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो एजेस होते हैं वो उनके बीच के रिलेशनशिप्स को शो करते हैं। अब मेनली क्या है ना कि ग्राफ का बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे मॉडलिंग रियल वर्ल्ड सिस्टम्स इन्वॉल्विंग कनेक्शंस सच एज सोशल नेटवर्क्स, कम्युनिकेशंस नेटवर्क, रोड मैप्स एंड वेबलिंक स्ट्रक्चर्स। अब जो ग्राफ है उसको हम लोग मेनली उसको चार पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, सेकंड इज वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ्स, third is cyclic and acyclic graphs, and four is simple multi graphs and complete graphs. Now talking about graph theory, so graph theory is enriched with algorithms like BFS, DFS, topological sorting, Dijkstra's algorithms, prisms and kruskals for minimum spanning trees, and Floyd Warshalls for all pairs shortest paths. These algorithms help solving complex problems like shortest path, cycle detection, connectivity checking, and graph traversal. In machine learning, graphs form the basis of graph neural networks, knowledge graphs, and clustering methods. Their ability to represent relationships make them essential in computer science and data science. सो मेनली क्या है ना कि हमारे मशीन लर्निंग के अंदर ग्राफ्स जो कि मेनली फॉर्म होते हैं ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स के रूप में, या फिर नॉलेज ग्राफ्स या फिर क्लस्टरिंग मेथड्स, ये मेनली रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप्स को, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है विद इन मशीन लर्निंग मॉडल्स या फिर डेटा साइंस। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर सेकंड टॉपिक विच इज़ मैप्स। सो मैप आखिर होता क्या है, पढ़ते हैं। अ मैप ऑल्सो नोन एज डिक्शनरी और एसोसिएटिव एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की इज यूनिक। मेनली क्या है ना कि मैप जो होता है ना वो उसको हम लोग एज ए डिक्शनरी भी एसोसिएट करते हैं, या फिर उसको एज ए एसोसिएटिव एरे भी बोला जाता है, जो कि मेनली जो डेटा होता है ना उसको की वैल्यू पेयर्स में अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे की वैल्यूज अगर मैं मानूँ तो एक दो इंटीजर भी हो सकते हैं, वो दो कैरेक्टर भी हो सकते हैं, एक कैरेक्टर एक इंटीजर भी हो सकता है, तो बहुत तरीके से की वैल्यू पेयर में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मैप्स अलाउज एक्सट्रीमली फास्ट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। मैप्स जो होते हैं वो हमें बहुत ही फास्ट सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि मैप्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैप्स में बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग हैश टेबल्स, बाइनरी सर्च ट्रीज, एवीएल ट्रीज और रेड ब्लैक ट्रीज, लिंक्ड हैशिंग और ऑर्डर्ड मैप्स। सो अब हम लोग बात करते हैं कि मेनली इसका यूज़ क्या है मैप्स का। तो मैप आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन programming and algorithms applications because they provide average O of one lookup time hash based implementation. Real world uses of maps include caching, symbol tables in compilers, maintaining frequency counts like environment variables, configuration storage, and maintaining ML vocabulary dictionaries. In machine learning, maps are used in token indexing, vectorization, and hyperparameter storage. Their flexibility, speed, and ease of use make maps an essential abstract data type in both theory and practice. सो हम लोग बात करें कि मैप को आखिर इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग या फिर एल्गोरिदमिक एप्लीकेशन में यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो हमेशा एवरेज ओ ऑफ वन लुकअप टाइम देता है हैज़ बेस्ड इंप्लीमेंटेशंस में। जैसे कि इसका रियल वर्ल्ड यूज़ के बारे में हम लोग अगर बात करें तो वो होता है कैशिंग, सिंपल टेबल्स जो कि कंपाइलर में होते हैं, फिर मेंटेनिंग फ्रीक्वेंसी काउंट्स, जैसे अगर मान लो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो हम लोग देखते हैं वो भी मैप से ही होता है, फिर कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेजेस एंड मेंटेनिंग एमएल वोकेबुलरी डिक्शनरीज। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में एमएल का यूज़ होता है टोकन इंडेक्सिंग के लिए, वेक्टराइजेशन के लिए, हाइपर पैरामीटर स्टोरेज के लिए। और मेनली बात ऐसी होती है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और एस ऑफ यूज़ जो है वो मैप को बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाता है दोनों केस में, इन द केस ऑफ थियरी एज वेल एज प्रैक्टिस। सो coming on our next topic, which is map searching. So map searching refers to the process of retrieving values associated with specific keys in a map. सो मैप सर्चिंग मेनली ये होता है कि हम लोग, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिट्राइव करते हैं वैल्यूज़ को जो एसोसिएट होता है किसी भी स्पेसिफिक की से को लेके। जैसे इसमें द एफिशिएंसी ऑफ दिस ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। इफ द मैप इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हैशिंग, सर्च operations take O of one average time. However, in tree-based maps such as red-black trees or avial trees, search takes O log n
टाइम बिकॉज द सर्च ऑपरेशन ट्रैवर्स मल्टीपल लेवल ऑफ ट्रीज। तो मेनली यहाँ पे बात ये किया जा रहा है कि आखिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, क्या कितना टाइम ले सकता है एक मैप को सर्च करने में, एक ट्री में या फिर सिंपली हैश टेबल्स में। सो अगर रियल वर्ल्ड सिस्टम्स की बात की जाए तो जीपीएस या जीआईएस एप्लीकेशन जैसे आपका गूगल मैप हो गया, तो मैप सर्चिंग इज फार मोर कॉम्प्लेक्स एज इट यूजेज स्पेशियल एंड graph based techniques. So mainly algorithms like BFS, DFS, A star and Discastra's algorithms are used to locate shortest paths or nearby locations. Spatial indexing structures such as quad trees, R trees and KD trees make searching efficient in two-dimensional and three-dimensional spaces. ये भी मेनली मैप सर्चिंग के बारे में ही बात हो रहा है कि अगर रियल वर्ल्ड सिस्टम्स जैसे जीपीएस या जीआईएस एप्लीकेशंस हो गया जो कि गूगल मैप्स में यूज़ होते हैं, तो इनमें जो हमारा मैप सर्चिंग होता है वो फार मोर कॉम्प्लेक्स होता है ऐसे इनको छोड़ के जो कि हम लोग ऐसे ही जो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल मैप सर्चिंग इज फंडामेंटल इन रिट्रीवल ऑपरेशंस, नेविगेशन टेक्नोलॉजीज, डेटाबेस इंडेक्सिंग एंड डेटा ड्रिवन एमएल एप्लीकेशंस। सो मेनली क्या है ना कि ओवरऑल अगर हमने देखा जाए तो मैप सर्चिंग वो बहुत फंडामेंटल चीज़ है जो कि ऑपरेशन रिट्राइवल में यूज़ होता है, नेविगेशन टेक्नोलॉजीज में यूज़ होता है, डेटाबेस इंडेक्सिंग में यूज़ होता है, ड्रिवन मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबल मैरिज प्रॉब्लम। सो स्टेबल मैरिज प्रॉब्लम आखिर होता क्या है? तो स्टेबल मैरिज प्रॉब्लम और एसएमपी इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अ स्टेबल मैचिंग बिटवीन टू इक्वली साइज्ड सेट्स, जिसको ट्रेडिशनली हम लोग मेन और एंड वुमेन के फॉर्म में देखते हैं। गिवन देयर प्रेफरेंस लिस्ट अ मैचिंग इज कॉल्ड स्टेबल इफ देयर इज नो पेयर who would prefer each other over their current partners. Such a situation is termed instability. The Gale-Shapley algorithms, also known as deferred acceptance algorithm, is a classical solution for SMP. अब ये algorithm वर्क कैसे करता है? तो इसका वर्किंग मेनली 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जो कि फर्स्ट इज each man proposes to the woman he prefers the most. फिर second is each woman tentatively accept the best proposal and reject the rest. Sorry. So working of these algorithms are divided into mainly 4 frames, or we can say that 4 steps. First step is each man proposes to the woman he prefers most. Second step, each woman tentatively accepts the best proposal and rejects the rest. Third step is rejected man proposes to the next preferred woman. The process continues until all pairs are matched. So the algorithm always terminates with a stable matching in O of n square time. The SMP has major real-life applications such as matching medical residents to hospitals, assigning students to schools, job matching, and cloud resource allocation. Its stability and fairness make it a foundational problem in algorithm design. So talking about our fifth topic, which is dictionary and hashing. So a dictionary is an abstract data type used to store key value pairs, as we all know, then enabling quick lookup using unique keys. The most efficient implementation of dictionary is through hashing. सो मेनली क्या है ना कि यहाँ पे डिक्शनरी होता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका कि यूज़ किया जाता है की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए। द मोस्ट एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिक्शनरी इज थ्रू हैशिंग। तो जो सबसे एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होता है ना डिक्शनरी का, वो हैशिंग के थ्रू होता है। वेयर अ हैश फंक्शन कन्वर्ट्स अ की इनटू एन इंडेक्स इनटू अ हैश टेबल। एक हैश टेबल के अंदर हैश फंक्शन जो होता है वो की को कन्वर्ट कर देता है इंडेक्स के फॉर्म में। द परफॉर्मेंस ऑफ डिक्शनरी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द हैश फंक्शन विच शुड डिस्ट्रीब्यूट कीज यूनिफॉर्मली टू मिनिमाइज कॉलिजन। अब कॉलिजन क्या होता है? कॉलिजन होता है जब दो कीज होती है ना, वो सेम इंडेक्स पे आ जाती है। अब उनको हैंडल कैसे किया जाता है ये हम लोग सीखते हैं। तो इनको दो तरीके से हैंडल किया जाता है। फर्स्ट इज चेनिंग। चेनिंग का मतलब होता है स्टोरिंग मल्टीपल एंट्रीज इन अ लिंक्ड लिस्ट एट इंच इंडेक्स। एंड सेकंड इज ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर्चिंग फॉर अनदर फ्री इंडेक्स यूजिंग लीनियर क्वाड्रेटिक और डबल हैशिंग टेक्निक। सो डिक्शनरी प्रोवाइड एवरेज O of 1 time complexity for lookup, insertion and deletion. They are used in compilers, database indexing, caching, memory management, ML feature mapping, word frequency computation, neural network parameter storage, and more. Due to their efficiency and versatility, hashing and dictionaries are essential tool in both algorithm design and real world applications. तो मेनली यहाँ पे यही है कि इसका एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 होता है लुकअप के लिए, इंसर्शन के लिए और डिलीशन के लिए। इनका रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है? तो ये क्या कंपाइलर्स में यूज़ होते हैं, डेटाबेस इंडेक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं, इनको कैशिंग में यूज़ किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होता है, एमएल में इनका जो मेन फीचर है वो मैपिंग का है, वर्ड फ्रीक्वेंसी कंप्यूटेशन का है, न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर स्टोरेज का है, और भी बहुत सारे इनके यूजेस हैं। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर्च ट्रीज। तो सर्च ट्रीज होता क्या है? सर्च ट्रीज आर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन टू मेंटेन
ऑर्डर डेटा फॉर क्विक सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। कि सर्च ट्रीज जो होते हैं ना, वो मेनली एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑर्डर डेटा को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, जो कि सर्चिंग में भी सबसे ज़्यादा फास्ट हो और इंसर्शन में भी फास्ट हो और डिलीशन में भी फास्ट हो। सो सर्चिंग के अंदर, सर्च ट्रीज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज को। सो अ बाइनरी सर्च ट्रीज और BST स्टोर्स डेटा सच दैट ऑल एलिमेंट्स इन द लेफ्ट सब ट्रीज आर स्मॉलर व्हाइल दोज इन राइट सब ट्रीज आर लार्जर। सो BST क्या होता है ना, बाइनरी सर्च ट्री में डेटा को हम ऐसे स्टोर करते हैं कि जितने भी लेफ्ट सब ट्रीज के जो भी मेनली एलिमेंट्स होंगे या फिर हम लोग बोल सकते हैं नोड्स होंगे, वो राइट सब ट्रीज से छोटे होंगे और राइट सब ट्रीज के जो भी एलिमेंट्स या नोड्स होंगे वो बड़े होंगे। सो दो अनबैलेंस BST होता है ना, वो उसका जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी या वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वो O of n होता है। तो टू अवॉइड inefficiency, self balanced trees like AVL trees, red black trees and splay trees maintains height balance using rotations. Avial trees ensures strict balancing with height difference that is smaller than or equal to 1, where red-black trees allows relaxed balancing approaches, making them efficient for large dynamic data sets. Large databases systems use B trees and B plus trees, which are optimized for disk storage and indexing. Mainly inefficiency को हटाने के लिए self balancing trees का इंट्रोडक्शन हुआ है मेनली। इनमें एवियल ट्रीज होती हैं, रेड ब्लैक ट्रीज होते हैं, स्प्लिट ट्रीज होते हैं, जो कि हाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं रोटेशन से। अब जो एवियल ट्रीज होता है ना, वो उनका मेनली वो स्ट्रिक्टली बैलेंस होते हैं, जो कि हाइट डिफरेंस होता है या तो इक्वल टू या फिर स्मॉलर देन 1 होता है। अब वेयर एज जो हमारा लार्ज डेटा बेसेस होता है ना, वहाँ पे हम लोग बी ट्रीज या फिर बी प्लस ट्रीज को यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं डिस्क स्टोरेज और इंडेक्सिंग के लिए। तो सर्च ट्रीज are used in databases, file systems, ML structures like KD trees for KNN, memory indexing, priority queues, and interval search. Their ability to maintain sorted structure with logarithmic operations make them indispensable in algorithmic design. So mainly यहाँ पे इनका यूज़ है कि यूज़ डेटाबेसेस में होता है, फाइल सिस्टम्स में होता है, ML में हम लोग KD ट्रीज को यूज़ करते हैं, जो कि मेमोरी इंडेक्सिंग के लिए यूज़ होता है, प्रायोरिटी क्यूज में इंट्रोड्यूस होके यूज़ होता है, फिर इंटरवल सर्चिंग में यूज़ होती है। तो उनका बहुत सारे एबिलिटीज़ हैं और बहुत सारे यूजेस हैं रियल वर्ल्ड में भी। सो लास्टली टॉकिंग अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है? सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ पावरफुल एल्गोरिथमिक टेक्निक यूज्ड फॉर सॉल्विंग optimization problem by breaking them in smaller overlapping sub problems. सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेनली एक बहुत पावरफुल एल्गोरिथमिक टेक्निक है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में तोड़ के समझते हैं उसको, या फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। अब DP इज एप्लीकेबल व्हेन प्रॉब्लम एक्सिबिट्स ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। अब DP कब पॉसिबल है या फिर कब एप्लीकेबल है? तो DP दो तरीके में, मतलब कि DP मेनली दो कंडीशंस में एप्लीकेबल है। जब आपके पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो या सबस्ट्रक्चर हो, या फिर एक ऑप्टिमल या फिर एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो। ठीक है। अब DP कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच को हम लोग बोलते हैं मेमोराइजेशन और बॉटम अप अप्रोच को बोलते हैं टेबुलेशन। मेमोराइजेशन और स्टोर्स रिजल्ट्स ऑफ सब प्रॉब्लम टू अवॉइड रिकम्प्यूटेशन, वेयर एज टेबुलेशन builds solution iteratively from base cases. Common DP problems include Fibonacci sequences, knapsack problem, longest common subsequence, matrix chain multiplication, coin change, and shortest path algorithms like Bellman-Fold or Floyd-Warshau's. DP is crucial in HMMs, which is hidden Markov models, sequence labeling, Viterbi coding and decoding, sequence labeling, Viterbi decoding, speech processing, reinforcement learning, and bioinformatics. So DP transforms exponential time problems into polynomial time solutions, making it a vital technique in computational theory. सो मेनली मशीन लर्निंग की बात करें तो इसमें DP का बहुत क्रिशियल रोल होता है, जो कि सबसे पहली होती है वो HMMs में इसका रोल होता है, हिडन मार्कोव्स मॉडल में। फिर सीक्वेंस लेबलिंग में यूज़ होता है, वाइटरबी डिकोडिंग में यूज़ होता है, स्पीच प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज़ होता है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होता है। DP जो होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वो एक्सपोनेंशियल टाइम प्रॉब्लम्स को पोलिनोमियल टाइम सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म करता है। और ये जो टेक्निक होती है ना, इसको यही इसको सबसे वाइटल बनाता है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बनाता है कंप्यूटेशनल थ्योरी के अंदर। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद इन आवर यूनिट सेकंड। मेनली फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि ग्राफ वर्सेस ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसका हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो हम लोग सिर्फ अभी क्वेश्चंस देखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन आप लोग, हो सकता है इसको वीडियो को रोक रोक के आप इसके सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ लेना, अगर आप पढ़ना चाहो तो। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एडजेंसीज मैट्रिक्स और
एडजेंसीज लिस्ट क्या होता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है या फिर एक टॉपिक है सेकंड यूनिट के अंदर। इसको भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड किया है कि एडजेंसी मैट्रिक्स या फिर एडजेंसी लिस्ट क्या क्या यूज़ करती है और कैसे बनती है एमएल के अंदर। अब जो थर्ड है वो है की प्रिंसिपल ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस एल्गोरिदम। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के बीच का प्रिंसिपल्स किस किस चीज़ से ये लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे इनका एल्गोरिदम काम करता है, यही सब है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है ए स्टार सर्च वर्सेस डीएफएस बीएफएस फॉर शॉर्ट पाथ्स। तो ये मेनली बीएफएस डीएफएस का और ए स्टार सर्च का डिफरेंस है, तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्कास्ट्राज एल्गोरिदम इन रियल वर्ल्ड मैप सर्विसेज। तो डिस्कास्ट्राज एल्गोरिदम कैसे मतलब गूगल मैप्स में कैसे यूज़ होता है इनका, क्या ट्रैवल टाइम ट्रैफिक कंजेशन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, फिर मॉडर्न नेविगेशन में इसका कैसे यूज़ होता है, वो सब है लिखा हुआ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा स्टेबल मैरिजेस प्रॉब्लम, जो कि गेल शैपी एल्गोरिदम है। उसको मैंने एक अलग से वो करके लिखा हुआ है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एल्गोरिदम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कमिंग टू सेवंथ क्वेश्चन विच इज़ गेल शेपली स्टेबिलिटी एंड आउटकम्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेल ऑप्टिमल आउटकम फीमेल पेसिमल आउटकम, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है ये गेल शेपली स्टेबिलिटी एंड आउटकम्स। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, जो कि डेटा डिक्शनरी का क्या पर्पस है मेनली हैशिंग में या फिर वो में। तो मैंने क्या किया ना कि सारे टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को अरेंज कर दिए हैं, जैसे हैश फंक्शन और मैपिंग कीज, कैसे कीज को मैप किया जाता है इंडाइसेस में। फिर कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे है, जैसे सेपरेट चैनिंग ओपन एड्रेसिंग जो हमने पढ़ रखा था यूनिट 2 के अंदर, अभी जस्ट पढ़ा है। फिर जो 11th क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री हमने पहले ही पढ़ रखा था, जिसमें लेफ्ट सर्च ट्री जो होता है वो ये राइट सब ट्री से छोटा होता है। फिर बैलेंस ट्रीज मेंटेन हाइट, कैसे बैलेंस ट्रीज जो होते हैं वो अपना हाइट को मेंटेन करते हैं। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में, जो कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो हमने पढ़ा था पहले भी। और फोर्थ और सबसे लास्ट क्या है, क्लासिक डीपी प्रॉब्लम, जो कि एक फिबोनाची सीक्वेंस है। इसको भी बहुत बार पूछा गया है तो मैंने उसको भी डाल दिया, और एक एग्जांपल में 01 नैपसेक प्रॉब्लम भी डाल दिया है, जो कि आपको मतलब समझने में भी बहुत ईजी होगा। तो यही था अभी हमारा 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, सो दैट्स इज फॉर टुडे, और मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो के लिए नए क्लास में। थैंक यू।